Hello, good afternoon, and welcome to this special broadcast of Indo-Thai News Channel. Welcome to Ek Kahani. कैसा चल रहा है आपका Saturday? Today we are going to talk about this extremely cult, extremely funny and a movie which is full of dark humor. उसके बारे में हम बात करेंगे. I have special guests with me who will be joining us in about 20 minutes. So stay with me. Tell your friends that we are already live, and please join in soon. So India is a movie mad country. India is this country in the world which makes सबसे ज़्यादा films in the world. हम लोग कुछ एक साल में 1500 से 2000 फिल्में बनाते हैं. Can you beat that? इतनी सारी फिल्में बनाने के बावजूद हम लोग की जो कैटेगरीज है ना फिल्म की, वो बहुत ही ज़्यादा, हम उनको दो बहुत डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में बांट सकते हैं. एक होती है बिल्कुल कमर्शियल मसाला वाली फिल्में और एक होती हैं आर्ट फिल्म्स. अच्छा, ये जो कमर्शियल फिल्में होती हैं ना, जो फॉर्मूला से भरपूर होती हैं, इन फिल्मों के कुछ तो बहुत ही स्टीरियोटाइप्स होते हैं. जैसे कि हीरो कुछ साल बाद आएगा अपनी माँ का या अपने परिवार का बदला लेने. फिल्म में गाने होना बहुत बहुत ज़रूरी है. जो फीमेल लीड होती है वो टिपिकली रोमांटिक एंगल के लिए होती है या माँ की भूमिका में होती है. सबसे ज़्यादा विलन जो है, मतलब दिस ब्लैक एंड वाइट इज़ वेरी डिस्टिंक्ट. विलन मतलब ऐसा विलन होगा जैसे मोगैम्बो, गब्बर, मतलब खतरनाक विलन. और बहुत ज्यादा जरूरी बात ये कि आखिरी में हीरो की जीत जरूरी है. अगर हीरो जीता नहीं है ना फिल्म में, तो मतलब अभी फिल्म खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ऐसा है. तो 1983 इंडिया में 1983 वाज नो डिफरेंट. तब भी ऐसी ही मसाले वाली फिल्में बन रही थी. बेताब, सनी देओल और अमृता सिंह की जो बेताब है वो तब रिलीज हुई. जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री की हीरो तब रिलीज हुई. अमिताभ बच्चन की कुली रिलीज हुई, जिसमें आखिरी में उनको मतलब 6-7 गोलियां लग जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा हीरो मरता नहीं है और वो जीत जाता है और कादर खान हार जाते हैं. तो कमर्शियल सिनेमा में ये सब फिल्में बन रही थी. और आर्ट सिनेमा का जो लाइन था, उसमें बनी मंडी और बनी ओमपुरी की अर्धसत्य. ठीक है. तो आपने देखा ये कैसे, मतलब बहुत ही एकदम डिस्टिंक्ट कमर्शियल और आर्ट सिनेमा बन रहा था. इन सब के बीच में, इस सारे स्टीरियोटाइप के बीच में निकल के आई कुंदन शाह और एनएफडीसी की जाने भी दो यारों. तो इस फिल्म ने सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ डाला. एंड इट इज सो डिफिकल्ट टू पुट दिस फिल्म इन एनी वन कैटेगरी. इसको ना तो आप कमर्शियल फिल्म कह सकते हैं, इसमें एक भी गाने नहीं थे, इसमें जो है हीरो की जीत नहीं होती, इसमें जो हीरोइन होती है वो सिर्फ रोमांस करने के लिए नहीं थी, वो बल्कि इनफैक्ट शी हैड शेड्स ऑफ ग्रे इन हर, वो तो बल्कि तरनेजा से मिली हुई थी. तो इस फिल्म को किसी एक कैटेगरी में डालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. नहीं, ब्रोक ऑल द स्टीरियोटाइप्स ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड 1983. और जब मैं बचपन में इस फिल्म को जो है देखती थी, तो उसके खाली मुझे स्लैपस्टिक कॉमेडी दिखती थी. जैसे कि थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, लाश जो है वो स्केटिंग कर रही है और द फेमस महाभारत सीन. लेकिन जब आप थोड़े बड़े होते हैं और आप जब वो फिल्म को फिर से देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है और इसका डार्क ह्यूमर जो है वो निकल के आता है. जैसे थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको इज नॉट जस्ट any funny line or any funny scene. It is a big comment on capitalism. उसमें बल्कि लाइन भी है कि अमेरिका में हम लोग जो है खाता कम है और फेंकता ज्यादा है और हमको बहुत मजा आता है, तुम भी फेंको बहुत मजा आएगा. तो फिर आपको समझ में आता है कि इसकी सारे ह्यूमर और सारे स्लैपस्टिक कॉमेडी के नीचे इसके, अगर आप थोड़ा और इसको ध्यान से देखें, तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी सीरियस फिल्म. और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमेंट किया गया है अबाउट कैपिटलिज्म. और समझ में आता है कि थोड़े लेफ्ट लीनिंग लोगों ने मिल करके ये फिल्म बनाई है. ऐसा लगता है कि जैसे गुरुदत्त और ऋषिकेश मुखर्जी मिल गए और उन्होंने मिल करके जाने भी दो यारों बनाई. नाउ टॉकिंग अबाउट ऋषिकेश मुखर्जी, उनका एक्चुअली क्रेडिट ऋषिकेश मुखर्जी को हमको देना चाहिए फॉर गिविंग अस जाने भी दो यारों. वो कैसे? बिकॉज ऋषिकेश मुखर्जी गेव अस कुंदन शाह. और वो कैसे?
वो ऐसे कि जब कुंदन शाह ने डिसाइड किया टू गेट इनटू फिल्म मेकिंग, उन्होंने पुणे इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई किया और अप्लाई करके जब वो रिटर्न में क्लियर कर गए, फिर वो गए अपने इंटरव्यू के लिए। जब इंटरव्यू में गए तो फिल्म इंस्टीट्यूट की इंटरव्यू का जो पैनल था उसमें वन ऑफ द पर्सन्स हु वाज इंटरव्यूइंग वाज ऋषिकेश मुखर्जी। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने जो है कुंदन शाह को सेलेक्ट किया एंड दैट्स हाउ कुंदन शाह गॉट इनटू द फिल्म इंस्टीट्यूट। फिल्म इंस्टीट्यूट में उन्होंने खूब पढ़ाई करी और उन्होंने अपना चार्ली चैपलिन की फिल्में देखी, बहुत सारी इंटरनेशनल फिल्म्स देखी और उन्होंने अपनी डिप्लोमा फिल्म बनाई with his very good friend Satish Shah, and it was really well recognized. जब वो फिल्म इंस्टीट्यूट से बाहर निकले तो उनको लगा बस अब तो क्या है, मतलब मेरे लिए पूरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुले हुए हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। वो जो है टाइपिंग कर रहे थे किसी ऑफिस में या वीकेंड में जो है वो बेकरी में काम कर रहे थे और उनके और भी बहुत सारे दोस्त फ्रॉम द फिल्म इंस्टीट्यूट, वो भी बेचारे हताश निराश काफ़ी ऑड जॉब्स कर रहे थे। तो एक रात उनके 2 इंस्टीट्यूट के दोस्त उनके घर पे आए और ये जो 2 दोस्त थे ये भी निकले तो थे इंस्टीट्यूट से निकल के कि बस अब हम जो है कमाल की फिल्में बनाएंगे और दुनिया बदल देंगे, लेकिन दीज 2 फ्रेंड्स एंडेड अप ओपनिंग अ फोटो स्टूडियो। और वो पूरी रात वो दोनों दोस्तों ने मिल करके कुंदन शाह को बहुत सारी जो है कहानियां सुनाई और कुंदन शाह हंसते हंसते लोट पोट हो गए और लिसनिंग टू ऑल द मिस एडवेंचर्स ऑफ दीज 2 फिल्म मेकर्स जो बहुत ही ईमानदारी के साथ एक जीवन जीना चाहते हैं और फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन दे एंड अप ओपनिंग अ फोटो स्टूडियो। तो कुंदन शाह ने जो अगले दिन अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार तुम लोग की कहानी मुझे बहुत मजेदार लगी और मैं इस पे कुछ फिल्म बनाऊंगा। While all this was going on, हिंदुस्तान में तब हॉलीवुड आया एंड दे वांटेड टू मेक गांधी। तो गांधी की जो टीम थी दे अप्रोच्ड कुंदन शाह, दे वांटेड हिम टू बी एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन गांधी। और काफ़ी अच्छी उनको जो है बहुत अच्छी उनको जो है सैलरी मिल रही थी, उनको कुछ 1 लाख रुपए मिल रहे थे इन जस्ट इन अ मैटर ऑफ मे बी 2-3 मंथ्स। लेकिन कुंदन शाह जो है थोड़े कश्मकश में थे। उन्होंने कहा कि मतलब कहते तो थे कि भाई असिस्टेंट डायरेक्टर का काम है, लेकिन बेसिकली क्राउड मैनेजमेंट का काम था, क्योंकि उनको हिंदी आती थी एंड दीज पीपल हु केम फ्रॉम हॉलीवुड ऑब्वियसली दे डिड नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, सो दे नीडेड समवन टू कंट्रोल द क्राउड। तो कुंदन शाह अपने एक फ्रेंड के पास गए और उनसे उन्होंने पूछा कि भाई मैं गांधी करूं या अपनी स्क्रिप्ट लिखूं, क्योंकि मेरे पास एक कुछ आइडिया है कुछ स्क्रिप्ट का। तो उनके दोस्त ने बोला पागल मत बनो, गांधी वांधी नहीं, तुम अपनी फिल्म लिखो। एंड कुंदन शाह देन रोट हिज स्क्रिप्ट व्हिच वाज कॉल्ड द ओपनिंग सेरेमनी एंड दिस स्क्रिप्ट देन उन्होंने जो है स्क्रिप्ट को जो है एनएफडीसी को दिया फॉर अप्रूवल कि एनएफडीसी इस फिल्म को प्रोड्यूस करे। एनएफडीसी ने जो है उन्होंने उसको रजिस्टर किया एंड मजे की बात यह है दैट दिस फिल्म जाने भी तो यारों वाज रजिस्टर्ड ऑन द 1st of April ऑन अप्रैल फूल्स डे। व्हाट अ फनी कोइंसिडेंस। तो एनएफडीसी ने इस फिल्म को अप्रूव करा और उनको 7 लाख रुपए मिले इस फिल्म को बनाने के। तो कुंदन शाह वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, बट एट द सेम टाइम ही न्यू कि इनकी जो ओपनिंग सेरेमनी स्क्रिप्ट है इसको थोड़ी सी एयरिंग की जरूरत है, कुछ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू की जरूरत है। सो समबडी सजेस्टेड कि आप दिल्ली में एक एनएसडी से अभी निकले हुए एक बहुत ही बढ़िया कलाकार और डायरेक्टर हैं रंजीत कपूर। उनको बोला गया कि आप रंजीत कपूर से मिलिए और रंजीत कपूर जो है इस फिल्म को कुछ अच्छी इस आपकी जो ओपनिंग सेरेमनी जो स्क्रिप्ट है उसको शायद थोड़ा कुछ नया अंदाज दे सके। सो कुंदन शाह वेंट एंड ही रोट अ लेटर टू रंजीत कपूर और फिर वो रंजीत कपूर से मिले और रंजीत कपूर ने कहा ठीक है बिल्कुल मैं ये जो है स्क्रिप्ट करने के लिए तैयार हूँ। Now, I was going through a lot of interviews of Kundan Shah and Ranjit Kapoor और NFDC के YouTube channel पे there is a beautiful interview between Kundan Shah and Ranjit Kapoor. I'm thankful to NFDC for letting me use their interview. I want you all to see that interview as well. Mr. Lin, can you play the first video, please? Take a look. Can you please play the first video? कई राइटर्स ने इसका ह्यूमर नहीं समझा कि इसमें क्या कहना चाहता है, और एक्चुअली एक
कॉमेडी नहीं है, ये सटायर है और बहुत इसमें एंगर है। तो इस एंगर से मैं यूं परिचित था कि मैं स्कूल डेज से ही मैं कहानी वगैरह लिखा करता था और मैं बहुत बड़ा फैन था हरिशंकर परसाई का। हिंदी के बहुत ही बड़े व्यंग्यकार थे और हिंदी के पहले व्यंग्यकार थे वो। और जब मैं उनसे मिला भी तो मैंने देखा वो इतने सीरियस आदमी है, तो उनकी रचनाएं हंसाती थी लेकिन उसके अंदर जो अंडरकरेंट था उसमें बहुत पेन था और वो एंगर था। तो खैर इनके उस ह्यूमर को किसी ने नहीं समझा, राइटर्स ने, और कुछ लोगों ने कोशिश भी की तो वो उनका लिखा हुआ कुंदन जी को पसंद नहीं आया। तब फिर शायद रवि बासवानी ने इनको सजेस्ट किया कि वो विनोद ने इनको सजेस्ट किया कि दिल्ली में रंजीत है, वो उसके पास जाओ, वो लिख सकता है। तो उन दिनों फ़ोन वोन तो होते नहीं थे, तो मेरे पास कुंदन की चिट्ठी आई और फिर ये हुआ कि अच्छा, मैंने कहा ठीक है तुम आ जाओ। मेरी एक शर्त ये थी सिर्फ कि अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं लिखूंगा। तो कुंदन फिर दिल्ली आए और मैंने सतीश कौशिक को भी बुला रखा था। सतीश उस थिएटर में मेरा असिस्टेंट था और इतना मैंने उसको डिस्कवर किया हुआ था कि वो ह्यूमर में बहुत ही अच्छा बाउंसिंग बोर्ड है और आप एक बात बोलो तो 4 बात उसमें ऐड कर देता है। तो उसको मैंने बुला लिया था, उसको नहीं बताया क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है। और तो कुंदन जी आए और हम लोग, मेरे छोटा सा भाई कॉलेज लेन में घर था। घर क्या था, वो एक स्टोर रूम था, आंगन था। जब सर्दियों के दिन थे तो हम बाहर आंगन में बैठे थे मूढ़े पे और मेरी वाइफ खाना भी बना रही थी, खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो शुरू करो। तो इन्होंने कहानी शुरू की, अपनी स्क्रिप्ट शुरू की और मैं टहलता हुआ सुन रहा था। इंटरवल तक आके ही मैंने कहा मैं लिख रहा हूँ। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि पूरी तो तुमने सुनी? मैंने कहा नहीं सुनूंगा पूरी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। तो उस वक्त मैंने कहा कि हाँ मैं लिख रहा हूँ। और मैंने कहा कि अच्छा अगर मेरे साथ कोई और 2 लोग मिलके लिखें तो कुंदन ने एक मिनट पॉज दिया, कहने नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पेमेंट तो वही है। वो बजट पर एकदम दिमाग चला गया उनका। तो मैंने कहा नहीं जो है बजट वो हम लोग आपस में शेयर करेंगे। और फिर मैंने उससे तो मैंने कहा दूसरा राइटर कौन है? तो मैंने कहा सतीश कौशिक। सतीश चाय पी रहा था तो उसके हाथ से चाय जो थी छलकते बची। कहते क्या बात कर रहे? मैंने कहा हाँ ये रहेगा। वो कहता है सर क्या कर रहे हो आप रंजीत जी? उन्हें क्या बोलता था, रंजीत साहब मैं तो अपने सिग्नेचर के अलावा तो कुछ लिखा ही नहीं कभी। नहीं तुम्हारे अंदर बहुत जबरदस्त ह्यूमर का वो है। Okay. All right, we are live already. I'm just going to connect Jay, Pawan and Aditya in a second. आप लोग मुझे लिख के बताइए कि जाने भी दो यारों में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? Is it Nasiruddin's character? Is it Ravi Baswani's character? Is it the Lash, Satish Shah? Is it Pankaj Kapoor? Or is it Bhakti Barve? और इज इट सतीश कौशिक? ओ माय गॉड, इस फिल्म में हर एक कैरेक्टर इज अ जेम। मतलब इसकी बात करें या उसकी बात करें, तो आप लोग मुझे जल्दी जल्दी लिख के बताइए विच इज योर, लेट्स टेक अ पोल, टेल मी विच इज योर मोस्ट फेवरेट जाने भी दो यारों कैरेक्टर। एंड इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू गेट जय, पवन एंड आदित्य ऑनलाइन. I can see Sameer is online. Hi Sameer. Raju Manwani is online. Ajay Seth is online. And we have all our friends also online. Welcome back Pawan, Jay, Aditya. So tell me, which is your most favorite character, Jay? Aditya, Om Puri Pawan? for me. मेरे लिए ओम पुरी है. Om Puri. I think Om Puri. Om Puri for you also. What about you, Jay? I think we almost have a consensus, because for me it's a tie between Om Puri and Pankaj Kapoor. I think two villains who are just so wonderfully have been realized. I think Pankaj was very stiff. Om was the only one flow के साथ, you know. ओए तू तो क्या? ओए तू गड्डी. Pankaj was very stiff. Genuinely वो थोड़ा अटक गया था एक कुछ. I think maybe you know that having been there, but I really think that Pankaj, no, मैं film screen पे देख के बोल रहा हूँ. his deadpan aspect that he brings to Taneja was very much part of what provides such a nice contrast with Ahuja, with the Om Puri character, because you know there you have two villains who are just
completely different types. And then of course Pankaj has that one great moment where he's not stiff at all, where he comes down from the rafters and slaps Ahuja and says, "Adharmi, Durachari, Bhrashtachari, bol sorry." Bol sorry. that one moment that picked up for a lot. And somebody is asking me, please ask the panel. Sorry, Pawan. I'm saying Mahabharat, everything worked. Even Vinod Chopra running from one wing to another wing, that worked. You know? That's right. So somebody is asking me that please ask the panel कि अगर आज जाने भी दो यारो बनती तो सेंसर उसको क्लियर करता with all the Mahabharat and Draupadi and how they showed the nexus between the pillars of democracy. Do you think आज ये फिल्म क्लियर हो पाती without any controversy? क्यों नहीं होती? बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, क्यों नहीं होती? See, I have to say, sorry. What I want to say is, आज भी जाने पे आप उसमें करप्शन के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं ना? That's right. ऐसा तो नहीं है कि हम इससे पहले गवर्नमेंट करप्ट नहीं थी, उन्होंने अगर पास कर दी, ये तो करप्शन के फिल्म का बेसिक जिस्ट तो अगेंस्ट द करप्शन ही है ना. That's right. तभी वो सत्य में जयते क्रैक पड़ा हुआ है ना वहां पर. हम होंगे कामयाब. तो आज की डेट में तो हम यही कह रहे हैं ना, हम होंगे कामयाब. बिल्कुल. और करप्शन के अगेंस्ट ही आज लोग बात कर रहे हैं. 70 सालों में ये भी हो गया कि हमने मान लिया कि पॉलिटिशियन है तो पैसे बनाएगा ही. ऐसी इतनी तो करप्शन होती है. पर टुडे एटलीस्ट देयर इज वन सेक्शन व्हिच इज टॉकिंग अबाउट कि यार क्यों करप्ट होने चाहिए. नॉट दैट कि उसको आप जो सिस्टम में चीजें घुस चुकी हैं उसको आप, वी आर ऑल समवेयर इन्वॉल्व्ड कि इफ वी गो फॉर सम वर्क टू बी डन एंड आई नो दैट इफ आई डोंट ब्राइब इट विल नॉट बी डन, आई विल ब्राइब बिकॉज तो वो सिस्टम्स में से जाते जाते टाइम लगेगा ना यार. एंड ऑल्सो हम सब लोग उस सिस्टम का हिस्सा, हम भी करप्ट हैं कि हम चलान देने के बजाय वील ऑफर मनी टू द ट्रैफिक पुलिस वाला, बिकॉज दैट्स हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप, दैट्स हाउ वी हैव बीन सीइंग थिंग्स, और आज तो इतना कुछ है हमारे देश में. लाइक टुडे व्हेन देयर आर पीपल एट द बॉर्डर, हमारे हर बॉर्डर से हमें कुछ तंग किया जा रहा है या कुछ, एंड व्हेन पीपल आर स्पीकिंग, माय थिंग इज यार जब ये सब निपट जाएगा तब आपस में एक दूसरे की कमीज फाड़ना. बिकॉज 71 मुझे याद है, द होल सोसाइटी, एवरी सिंगल पर्सन ऑफ द सोसाइटी वाज टुगेदर एंड बिहाइंड द गवर्नमेंट एंड द आर आर्मी. ये भी हुआ है कि वो वैल्यूज जो हैं वो जाते जाते गई भी. अगर आप देखेंगे तो इतनी करप्शन 60s में नहीं थी. 70s 80s 90s इतना करप्ट हुआ कभी नहीं हुआ. फिर 90s में जब गुडीज आ गई दुनिया में तो पूरा फोकस ब्रांड और गुडीज पे आ गया और करप्शन बढ़ गया. छोटा पैसा वाज नथिंग. दे वांट टू, पहले ये था कि कुछ करोड़ कमा लिए, अभी 100,000 करोड़ वाला मामला आ गया. तो एटलीस्ट स्टार्टेड, आज फिर सत्य में टूटा हुआ या करप्शन नहीं होनी चाहिए, इसकी जरूरत है. बिल्कुल. और ऐसा वो आज भी रेलेवेंट है. दिस फिल्म इज रेलेवेंट इवन टुडे. या अगर ये बात करेंगे कि करप्शन के अगेंस्ट, ऑफ कोर्स इट्स रेलेवेंट कि आप बिल्डिंग इतना पैसा ले लो, ये 4 माला और बनाने दो, या वो जो पार्क है जहाँ पार्क बनना है, या वो सेमेट्री है वहां पर हम बिल्डिंग बना लेंगे. इट्स हैपनिंग, इट हैज हैपेंड ऑलवेज. नाउ इन बॉम्बे बहुत सारी बिल्डिंग्स 12 फ्लोर की जगह 15 फ्लोर बनाए जाएंगे, फिर वो रुक रहेंगी, फिर वो इट्स बीन हैपनिंग, वी आर यूज्ड टू इट. दैट्स व्हाई हमें वो लगता नहीं है. एंड ऑफ कोर्स वो तो दुनिया में आप बेस्ट ऑफ कंट्रीज में देखोगे, वहां पर आफ्टर ऑल पूरी दुनिया में जो ड्रग बिक रही है वो बिना करप्शन के बिक सकती है. सच बात है. हमारे अगर पंजाब बॉर्डर में पाकिस्तान फ्री में पहले ड्रग फेंकता था, फिर बाद में उनको रास्ता मिल गया. अगर इस साइड के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हो सकता है क्या 26/11 अगर यहाँ पर होता है, तो अगर यहाँ पर कुछ लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कैसे हो सकता है. तो वो करप्शन तो पूरी दुनिया, अमेरिका में नहीं है कि यूरोप में नहीं है, वहां कम है. और छोटी-छोटी Jay, I want you to help. Sorry Pawan ji, sorry, what were you saying? I said वहाँ बहुत बड़े लेवल पे है. जैसे बॉम्बे में एक टाइम में सड़क पे छोटी मोटी चोरियां, लड़की छेड़ना नहीं होता था, बिकॉज दे वर इनटू गोल्ड स्मगलिंग. तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहां थी. हर एक देश का एक कल्चर भी बनता. हमें टाइम लगा, हम लगेगा और थोड़ा टाइम जी हमें निकलने में, पर पूरी दुनिया में करप्शन है. जय, I want you to wrap up the session for us with ending comments. With ending comments, I don't know. I have been so happy to just be here as a spectator,
watching two people who were there in 1982 discussing this, because I've done the book. One of the nicest compliments that I ever received from Kundan was after he had read the book. The next time I happened to meet him, he very casually at the end of it just said something like, as far as I'm concerned, you're part of the team now. You're part of the Jaane Bhi To Yaaro team. That was a lovely compliment to get from him. But of course, I wasn't actually there in 1982. I didn't experience it. So to hear Pawan and Aditya talking about it has been wonderful. I also want to say I'm so glad you just played that video of Ranjit and Kundan together. Yeah. Because that video must have been just a few years back. I had never seen it before. And in my mind, those two men, Kundan of course is the absolute pillar, the starting point for Jaane Bhi To Yaaro. But as Kundan himself said, Ranjit Kapoor was the architect of this film. Yeah. And and right at the start, Mayuri, I think you had mentioned Rishikesh Mukherjee and how the Kundan Shah's getting into FTI was partly because of Rishikesh Mukherjee. He was involved with Kundan getting in. But there's the other connection that Ranjit Kapoor has with Rishikesh Mukherjee also, which is that I mentioned this in the book. Ranjit Kapoor told me about how when he was a young man, he was going through a very tough time, and he was almost on the verge of turning to a life of crime. When he happened to see Satyakam in 1969, he happened to see Rishikesh Mukherjee's Satyakam in the hall, and he was so moved by that film and so stirred by it that he just decided to change his mindset and to do other things. So there are ways in which these two men, their parallel journeys, which I've also tried to explore in the book, they brought Jaane Bhi To Yaaro into existence. So I was so pleased to see them both together in that video and to I have to thank NFDC. I took permission from them and they were extremely kind. They said, yeah, please go ahead and use the interviews as long as you give us credit. We are we're more than happy. Yeah. Aditya, before we wrap up this session, we need to hear more from you. So, I just wanted to ask Pawan. Pawan, how old were you? I still don't remember. We were very young. How old were you? I was in my early 20s. I had just finished college, and next year I came. So, what? You were 21, 22? 20. I was 22. 20? 22. Oh, okay. So, I was 21. I'm 58 born, so I don't know, 23 or something. Okay, so I'm 60 born, and then that young girl called Sujata, who was always forgetting the costumes just before the shoot, she used to throw the bomb and say कि मैं तो भूल गई. We were, three of us were the youngest crew members, and there were a couple of others. Always giggling. All the gossip of the unit, Adi and Sujata will always have it, and I'll go to them and I'll get it. Yeah, so three of us were always कि आज क्या हुआ आज. So she would come and say, मैं बताऊँ आज क्या हुआ, आज खाना नहीं मिलेगा. So it used to be very funny कि आज घर में ये हो गया कुंदन के. So और ये चीज भूल गए, तो वहाँ परमिशन नहीं मिली. So it used to be, there was another parallel cinema reality thing which was going on in the back, while there was a very serious mood. For us it was also hilarious because there were other things happening, and we were enjoying the whole ड्रामा as it was unfolding. यार याद है एक दिन मटन आया था हीरापन्ना में, दीपक केजरीवाल ने सबको बोला आज मटन आएगा, मटन आएगा. It was big deal. और see, और ओमपुरी कितना अच्छा सुना. Sorry. Sorry. Gentlemen, thank you so much for taking out time today for us. All the Jaane Bhi To Yaaro fans आपको बहुत दुआएं दे रहे होंगे और बहुत धन्यवाद दे रहे होंगे. But extremely seriously, बहुत दिल से thank you so much Mr. Pawan Malhotra, thank you so much Mr. Aditya, Jay, thank you so much. I really bothered Jay a lot. I've taken so much of his time last few days.
Jay, No. thank you It's been, so it's been a much. pleasure. It's the film and everything around it is so close to my heart. So it's been wonderful to do Jay, this. at least tell the people those who are listening, what is your book called? They can at least pick up the book. The book Yeah. is called Jaane Bhi Do Yaron, seriously funny since Show 1980. the book. Show the Show book. Show the Book. book. It's also available on Kindle. Yeah, little up. Yes, that's it. There. So it's Yeah. called Jaane Bhi Do Yaro, seriously funny since 1983. It is, of course, hard copy. बिल्कुल आप इसको order कर सकते हैं, but it's also on Kindle in case you want to get the digital version of it. Filled with beautiful stories and trivias, you will fall in love with this film all over again. And So, Jay, of course, you can always, you- watch this video again and listen to Pawan's and Aditya's stories from 1982. So, Yeah. gentlemen, Jay thank you so should much come once out again. with I'll wrap up edition this number session 2 now. now. And I hope to get you all on board again, maybe next time. Pawan for Gandhi. But let's stay connected and thank you so much. Thanks a lot. Thank Have you. a great Thank day you ahead. for having us. Thanks a lot Bye, for this. Adi. Bye, Jay. Adi, nice Bye. meeting you. Bye. किसी बहाने तेरे से बात हुई. Great, yeah. Bye. Thank you. All the best. Thank you. Bye. Bye. है काश कि हम होश में अब आने न पाए, है काश कि हम होश में अब आने न पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, है काश कि हम होश में अब आने न पाए, हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तुम सितारों पे रख दे कदम, हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तुम सितारों पे रख दे कदम, सारा जहां भूल जाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, है काश कि हम होश में अब आने न पाए, है काश कि हम होश में अब आने न पाए।